हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918 इन इंडियन रेफरेंस। इस भाग में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आखिर हुआ क्यों, और अगर हुई तो उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो उन्हें नए मार्केट्स की ज़रूरत हुई क्योंकि उनका प्रोडक्शन बढ़ गया और उस प्रोडक्शन से अब कपड़ा बहुत बल्क में बनने लगा, तो उतने की कंजम्पशन उनके यहाँ पे नहीं थी। उसके लिए उन्हें नई मार्केट्स चाहिए थी और वो शुरू से भारत एक समृद्ध देश रहा है और यहाँ से व्यापार मिस्र, मेसोपोटामिया, इराक और यूरोप के बहुत सारी कंट्रीज़ में होता रहा है। तो एक जो दिमाग में लोगों के था कि ये तो बहुत अच्छा देश है, बहुत समृद्ध देश है, और अगर हम वहाँ से ट्रेड अपना स्टार्ट कर दें तो हमें बहुत प्रॉफिट मिलेगा। पुर्तगाली जब भारत आए, वास्को डी गामा जब भारत आए, तो उसने देखा कि अरे यहाँ के लोग तो बड़े सीधे साधे हैं, हम इनको बहुत अच्छे से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं और एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं। मतलब इनको भ्रमित भी किया जा सकता है और इनको चूसा भी जा सकता है कि कितना भी हम इन पर बर्डन डालेंगे या जैसे भी। जहाँ उनको लूट खसोट से मतलब बना, उन्होंने लूटा। जहाँ डरा धमका सकते थे, डराया धमकाया। जहाँ प्यार से बात कर सकती थी, उन्होंने वहाँ प्यार से, हम तो दोस्ती करने आए हैं, हम तो व्यापार करने आए हैं, हमारे व्यापार से आपको ये फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा होगा। हिंदुस्तानी सीधे साधे से थे तो इसलिए उन्होंने इस सब चीज़ों पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि वो अपनी ही कब्र खोद रहे हैं। धीरे धीरे करके ये लोग भारत में घुसे और घुसने के बाद यहाँ की जो सबसे पहले उन्होंने इकोनॉमिक पे कैप्चर किया। इकोनॉमी पे कैप्चर करने का मतलब है सबसे पहले उन्होंने बाज़ार खोजे। बाज़ार के बाद उन्होंने बंदरगाहों को अपने कब्ज़े में लिया और बंदरगाहों से होने वाले व्यापार को एकाधिकार किया। एकाधिकार होता मोनोपोली करना। अपना सारा का सारा जितना भी ट्रेड है, आप जब पढ़ रहे हो इसको तो अभी आपने सेकंड स्ट्रगल में भी देखा है, फ्रीडम स्ट्रगल में, फर्स्ट में भी आपने पढ़ा कि जो बेसिक पोर्ट्स हैं हमारे, चाहे सूरत का हो, आपका कलकत्ता का हो, मुंबई का हो, चेन्नई का हो, कोच्चि का हो, ये सारे विदेशियों के कब्ज़े पे थे। टारगेट पे लिए उन्होंने सबसे पहले, क्योंकि इन्हीं मेन जगहों से व्यापार हो रहा था भारत में। अब जब ये कब्ज़े में हो गए तो भारत का व्यापारी जो था उनको भी टैक्स देना पड़ता था। किनको? अंग्रेज़ों को। इससे पहले कौन टैक्स वसूल रहे थे? मुग़ल वसूल रहे थे। और अब क्या किया कि अंग्रेज़ों ने वो करने शुरू कर दिया। मुग़ल और अंग्रेज़ों में ये फ़र्क था कि मुग़ल बड़े विलासी थे, एक उजड़े प्रदेश से यहाँ आए थे, तो यहाँ बहुत कुछ अच्छा था, तो इसलिए वो यहाँ पे बसने की सोचने लगे। एक्सप्लॉइट किया, चले गए, फिर वापस आ गए, इस तरह से आते जाते रहे। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि बार बार भागना क्या है, यहीं रुक जाते हैं, और वो रुक गए। या तो अपने गुलाम यहाँ छोड़ गए, गुलाम वंश की स्थापना कर दी उन्होंने, और कुछ अपने यहाँ पे लोग छोड़ दिए जो उनके बिहाफ पे यहाँ राज कर रहे थे, टैक्स वसूल करके उनको भेज रहे थे। ये तो हुई भारत की बात। वर्ल्ड में इसका क्या प्रभाव पड़ा कि लोगों के पास जब पैसा जाने लगा, यूरोप के लोग जब भारत में आए और उन्होंने व्यापार करना शुरू किया, तो यहाँ से टनों टन, जब वास्को डी गामा पहली बार भारत आया था तो वो 3 जहाज़ भरकर सोना ले गया था यहाँ से। और पुर्तगाल एक छोटा सा देश है, इतना सारा पैसा देख के यूरोपियों का सर चकरा गया। उन्होंने कहा अरे ये तो अकेला इतना रईस हो जाएगा, इसका मतलब बहुत माल है, चलो भैया। तो उसके बाद डच आए, डच के बाद में फ्रांसीसी आए, फिर अंग्रेज आए। धीरे धीरे करके ये जो पैसा गया, तो पैसे ने क्या किया, उन्होंने अपनी सैनिक शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। किसी भी सेना को बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए उन्होंने आर्म्स में रिसर्च किया। एल्फ्रेड नोबल ने जब बारूद का आविष्कार किया तो उससे उनकी बम बंदूकें बनने लगी। अभी आपने एनफील्ड राइफ़ल देखा है ना, पीछे लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया है। तो वह एनफील्ड राइफ़ल बनने लगी, उसमें बारूद भर के और उन्होंने गोली शॉट करना शुरू कर दिया। तो उससे फ़ायदा हुआ कि तलवार से तो आके आमने सामने लड़ना पड़ता है, लेकिन बंदूक से तो दूर से गोली चलाई जा सकती है। तो एक सेफ्टी मेजर के साथ में दूसरे पर अटैक करने का एक साधन उन्हें मिल गया, बम मिल गए, और भी बहुत सारी चीज़ों पे रिसर्च स्टार्ट कर दिया। जब पैसा आने लगा तो वहाँ की गवर्नमेंट्स ने अलग अलग फील्ड्स में रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। मिलिट्रिज्म बढ़ गया। अलायंस सिस्टम होता है गुप्त संधियाँ। जैसे अभी आप इस समय करंट सिचुएशन से इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं कि जब चाइना किसी पे ज़्यादा प्रेशराइज करने की कोशिश करता है, पहले क्या था, नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया की ट्रीटी हो रखी है आपस में कि अगर इनमें से किसी पे भी कोई अटैक करेगा तो ये क्या करेगा, दूसरा देश जाके उसके साथ में फ़ाइट करेगा। रशिया एक बहुत बड़ा देश है, और जब
इस तरह की परिस्थितियां होती हैं तो हर आदमी, हर देश अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। नेटो, सीटो, इस तरह के जो जितने भी संगठन हैं ये सब सैन्य संगठन है। मतलब ये इसी बिहाफ पे किए गए हैं कि अगर कोई एक देश अटैक करेगा, जो इस ग्रुप के बाहर से कोई अटैक करेगा इस ग्रुप के लोगों पे, तो ये सारे ग्रुप मिलके लड़ेंगे उससे। इस तरह की गुपचुप बहुत सारी संधियाँ हुई। इसमें बेसिकली जो है वो ऑस्ट्रिया के साथ में हुआ, जो स्टार्ट हुई थी वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उसमें ऑस्ट्रिया के साथ में जर्मनी और इसी तरह के और भी देश शामिल थे। सबसे ज़्यादा जो उपनिवेश थे वो ब्रिटेन के पास थे, और जर्मनी और ब्रिटेन का 36 का आंकड़ा था। ब्रिटेन की आंखों में जर्मनी खटक रहा था और जर्मनी चाहता था कि वो ब्रिटेन जितने भी उपनिवेश वगैरह हैं, कॉलोनीज़ हैं, उनको उस तरह से बना ले। तो ब्रिटेन ने क्या किया, जर्मनी ने क्या किया, हंगेरियन एम्पायर जो बीच का पोर्शन है, जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर आज का तुर्की है, और ये तुर्की जो है ये बीच का पोर्शन पड़ता है। यहाँ मुगल्स एम्पायर थे। आज भी वही हाल है कि वो उस समय के खलीफा थे, तो आज भी वो खलीफा बनने की कोशिश कर रहे हैं। और जितने भी लोग इधर उधर मुगल्स हैं, जितने भी मुस्लिम्स हैं, उनको ऑटोमन एम्पायर या तुर्की जो है वो ये मानता है कि वो उनका खलीफा है, रहनुमा है, और उनके लिए, मतलब तुर्की के लिए सारे मुस्लिमों को लड़ना चाहिए। वो जहाँ पे भी हैं, जैसे भी हैं, उनके साथ में उस देश के लोगों से उनको लड़ना चाहिए, क्योंकि तुर्की ऐसा चाहता है। और तुर्की जो है वो एक खलीफा है, सबसे बड़ा उनका बॉस है। यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी वो ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश चाहती थी। इम्पीरियलिज़म का मतलब होता है उपनिवेश या कॉलोनिज़म, कॉलोनी बनाना। उसमें क्या होता है कि जिस भी एरिया पे वो लोग कब्ज़ा कर लेते हैं, उस जगह के जो आदमी होते हैं, मतलब जो उनके जनसंख्या होती है, लोग होते हैं, वो लोग उस जगह की धरती में उगने वाली उपज और उस धरती के अंदर के मिनरल्स, ये सब कुछ जो है, जिस भी देश का उस पर कब्ज़ा होगा, उनको उसको एक्सप्लॉइट करने का, खोजने का या निकालने का अधिकार होगा। तो बहुत सारे देशों ने, इंडिया पे तो ब्रिटेन ने कब्ज़ा कर लिया, और इसी तरह से और अफ्रीका, कांगो, फिजी, ऐसे छोटे छोटे से बहुत सारे देश हैं जिन पे इन लोगों ने कब्ज़ा कर लिया। अफ्रीका में बहुत बड़ी जगह है जहाँ हीरे की खानें थी, तो इन लोगों ने वहाँ से हीरे के पीछे वहाँ के लोगों को, आदिवासी जातियों को मारा बहुत, मतलब, और उनको गुलाम बनाया, बेचे जाते और ख़रीदे जाते थे लोग। उसके बाद है नेशनलिज्म, ग्लोरी ऑफ वॉर, राष्ट्रवाद, युद्ध का महिमा मंडन करना। इसके अंदर आता है कि जर्मनी और ब्रिटेन, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई फाई लोग हो गए, मेरे पास इतना वो है, ऐसे वेपन है कि मैं चाहूँ तो 1 सेकंड में 1000 आदमी मार सकता हूँ, और मेरा एक भी आदमी नहीं मरेगा। तो जब कोई वॉरफेयर होता है, कोई लड़ाई लड़ी जाती है, तो उनके जो सेनाध्यक्ष होते हैं वो लोगों को ऐसे ही बताते हैं कि आपका कोई नुकसान नहीं होगा, देखो हमारे पास कितना वेल सेटअप सारा मटेरियल है, और हम तो ये इतनी दूर से गोली मार देंगे, 50 आदमी मर जाएंगे। अगर हमारा कैजुअल्टी हुआ भी, नुकसान भी हुआ, मान लो, कितने लोग आएंगे हमारे पास तक लड़ने के लिए? वो सारे तो हम पहली कतार से ही ख़त्म कर देंगे। मतलब युद्ध ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। और राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि जो जिस देश का है, जैसे ब्रिटिश हैं, उनको बड़ा प्राउड है कि भाई हम ब्रिटिशर्स हैं और हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं, किसी के पास इतना दिमाग ही नहीं है कि वो ब्रिटिशर्स का मुकाबला कर सके। सेम चीज़ आप अभी अमेरिकन्स में भी देखते हैं कि अमेरिकन्स के लिए ये बोला जाता है, यूएसए की ये पॉलिसी है कि अगर 50 आदमी दूसरे का मरता है तो मर जाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपना अमेरिकन एक भी सोल्जर नहीं मरना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए जो हमारे सोल्जर्स हैं वो प्रीशियस हैं, बहुत कॉस्टली हैं। तो इस तरह से जो एक नेशनलिज्म का उनका वो रहता है कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, ये बहुत वो मतलब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया उस समय, ये चीज़ बहुत अप्रोच की गई। और हमारे पास बहुत मॉडर्नाइज वेपन है, इसलिए लड़ाई ज़्यादा नहीं चलेगी, और लड़ाई का जो भी रिज़ल्ट होएगा वो रिज़ल्ट 100% हमारे फेवर में ही आएगा। इसलिए ब्रिटेन जाके भिड़ गया और जर्मनी जाके भिड़ गया, और जर्मनी के साथ जो ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रेलियन हंगेरियन जो
वो है सत्ता है, ये छोटे छोटे देश हैं ऑस्ट्रिया और हंगरी। जब लोगों के पास पावर आ जाती है तो उनको वो पावर टेस्ट करनी होती है कहीं ना कहीं। तो वही सेम चीज़ थी कि सबके पास कॉलोनीज़ बहुत ज़्यादा थी, पैसा बहुत ज़्यादा था, सैनिक बहुत ज़्यादा थे, उनके पास में हथियार बहुत ज़्यादा थे। तो ये लोग टेस्टिंग के लिए परेशान हो रहे थे कि कहाँ टेस्ट किया जाए, और ये बहाना मिला जब ऑस्ट्रिया के राजकुमार को मार दिया गया। और उसी से उन्होंने बोला, ऑस्ट्रो हंगेरियन जो यहाँ पे हर हैम्बर्सबर्ग डायनेस्टी यहाँ पे राज कर रही थी, उन्होंने कहा कि भाई माफ़ी मांगो और सामने वाली पार्टी से। अब उसके पीछे रशिया, ब्रिटेन, जापान, यूएसए वगैरह बड़ी बड़ी कंट्रीज़ थी, तो उसने मना कर दिया और फाइनली वॉर हो गई। तो इस तरह से ये सारी की सारी जो पावर्स थी, अलाइड पावर में रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान आ गया। और इसमें आखिरी के एक साल में 1917 से 1918 तक, 1917 टू 1918 तक यहाँ पे यूएसए ने इसमें पार्टिसिपेट किया। वो स्टार्टिंग से नहीं लड़ रहा था, लास्ट का एक साल इसने उसमें लड़ाई करी है। बाकी आपको पता ही है, अलाइड पावर में रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान और यूएसए थे। सेंट्रल पावर्स में एस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुई तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई, रेड क्रॉस की स्थापना हुई, और इसके साथ साथ में एक वॉइसराय की संधि हुई थी जिसमें जर्मनी पे काफ़ी पेनल्टी लगाई गई, हैवी पेनल्टी। इटली पे भी बहुत तगड़ा जुर्माना किया गया, उनका पार्ट मतलब दो हिस्सों में उनको डिवाइड कर दिया, और इम्पॉर्टेंट जितने भी एरियाज़ थे उनको आपस में बांट लिया गया। तो ये है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पूरी दुनिया में किस कारण से हुई, उसके कारण है। अब भारत पर इसका क्या असर पड़ा, ये अगले भाग में देखिए।